नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे। साथियों, आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मन में विचार हुआ कि आज क्यों ना हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है, तो इस पे चर्चा किया जाए। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का इतिहास। 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। 4 कोस पे पानी बदल जाता है और 8 कोस पे वाणी बदलते जाता है। भारत इतना विविधताओं का देश है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी भाषा का इतिहास। साथियों, हिंदी भाषा संस्कृत का ही रूपांतरित रूप है। हिंदी भाषा संस्कृत का ही रूपांतरित रूप है और इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, जिसका सर्वमान्य काल क्या है, लगभग 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। और दूसरा है मध्यकाल का, उसका सर्वमान्य काल क्या है, 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल लगभग 1850 ईस्वी से अब तक। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत से ही इसका उद्भव हुआ है। तो संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत आया और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि अपभ्रंश हिंदी का शुरुआती रूप है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपहट, अवहट जो है ये हिंदी का शुरुआती रूप है। हालांकि बिहार के कवि हुए, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, मिथिला से थे वो। उनके अनुसार उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, शायद उसका नाम है कीर्तिलता। तो उसके अनुसार अवहट एक स्वतंत्र भाषा थी तथा अवहट के साथ साथ या कहें तो समानांतर एक भाषा चल रही थी, उसे कहा गया था पुरानी हिंदी। उसे कहा गया था पुरानिक हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं उसे हम। और ये तीनों ही भाषाएं लगभग 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच चल रही थी, जो कि हिंदी का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता था? भ्रष्ट भाषा। और अवहट उससे भी भ्रष्ट, भ्रष्ट भाषा से भी भ्रष्ट और पुरानी हिंदी। तो अब आते हैं हम मध्यकाल पे। मध्यकाल पे आते हैं। मध्यकाल में उन्हीं भाषाओं का रूपांतरण 3 भाषाओं में हुआ। पहली अवधी, जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मुख्य रूप से वहीं की भाषा थी, लखनऊ के आसपास की। तो अवधी में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। और दूसरी भाषा थी ब्रज भाषा, जिसे हम गोकुल की भाषा भी कहते हैं। और इस भाषा को सूरदास का जो युग था उसमें इसका प्रचलन था। यूं कहें तो कवि उस काल के, जो रीति काल का युग था, उसके कवि खूब धड़ल्ले से ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। और तीसरी भाषा का मध्यकाल में जो विकास हुआ वो था खड़ी बोली। और खड़ी बोली कुरु प्रदेश, यूं कहें तो दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली से सटे कुछ उत्तर प्रदेश में यह भाषाएं बोली जाती है। और आज यह हिंदी भाषा के रूप में 80% है। आज की जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें खड़ी भाषा का रूप कितना प्रतिशत है? तो 80% है। तो साथियों, और हिंदी भाषा का मध्यकाल क्या था? तो हिंदी भाषा का मध्यकाल था 1350 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। हिंदी भाषा का आधुनिक काल, तो इसका काल है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। और इसमें क्या हुआ? अब हमने देखा था मध्यकाल में 2 भाषाएं थी, एक अवधी और एक ब्रज भाषा। दोनों का समापन हो गया और खड़ी बोली साहित्य के केंद्र में स्थापित हो गई। जो भी हिंदी भाषा में यूज करते हैं उसमें खड़ी बोली का योगदान 80% है। तो साथियों, अब हम गौर करते हैं हिंदी के विकास के ऊपर कि चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी भाषा राष्ट्र के रूप में तथा आजादी के बाद जैसे कुछ महापुरुषों का योगदान था, जैसे राजगोपालाचारी, बंगाल से केशव चंद्र सेन, महाराष्ट्र से तिलक, सावरकर, दक्षिण भारत से मोतुली सत्यनारायण,
एवं दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गांधी को तो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने सन 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और साथियों, महापुरुषों के सम्मिलित प्रयास तथा संविधान सभा द्वारा बहुत ही अथक प्रयास के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और तब से 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम जरा इसकी संवैधानिक स्थिति पे चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 120, 210, 343 से 351 में राजभाषा उपबंधों की चर्चा की गई है। साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल? कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद साथियों।